हाँ भाई नेक्स्ट टाइटल ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट पे आ जाएगा, पहले नंबर पे ले रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, सही है भाई। इसके अंदर कॉलम एक से ज्यादा हो सकते हैं पर रो एक ही होगी, इसका मतलब m इक्वल टू 1, सही है। और इसकी फोटो ऐसी वाली 1 क्रॉस n, उम्मीद है पता चल गया होगा, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है। सेकंड नंबर पे लाता हूं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, हाँ जी साहब कॉलम मैट्रिक्स पाइएगा, इसमें n इक्वल टू 1 होता है। n इक्वल टू 1 होने का मतलब ये कि फोटो ऐसी वाली आने वाली है, इस बार m क्रॉस 1 होगा, राइट है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, थर्ड नंबर पे नल मैट्रिक्स। हाँ भाई नल मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए, ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0, इसीलिए कहा जाता है aij इक्वल टू 0। याद है ना, aij बोले तो एलिमेंट, aij बोले तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा अगर देखा जाए तो ये इसकी बात करें तो ये a है 0 0 0 0, इट इज नल मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। खास बात पे जरूर ध्यान देना कि कभी ये गलती ना कर दें कि ऐसा लिख दिया और ऐसा लिख दिया 0 0 0 0 0 0 और आपने इन दोनों को इक्वल कर दिया, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये डिटरमिनेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये दोनों अलग अलग है। एनीवे पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जरूर काम की चीज है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो जगह है जब आपको पता लगे m बराबर n आ रहा हो, अगर m इक्वल टू n हो जाएगा तो ये आपको पता होगा, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे आइएगा, ठीक है ना। फिर प्रिंसिपल डायगोनल काम करेगा, सही है, प्रिंसिपल डायगोनल काम करेगा, इसमें ध्यान है ना, m बराबर n होने पर। अगले पॉइंट पे आइएगा, हाँ भाई हाँ भाई प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, यहां तक लिख लिया तो अगले पॉइंट पे आते हैं। इसी के अंदर सी पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। हाँ भाई अगर भाई तो बात हो रही है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे, रेडी करें बात, लिखिएगा सम ऑफ ऑल डायगोनल, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रेस। इसको हम लोग TRA बोलते हैं भाई, ट्रेस ऑफ A। रेडी, यहां तक आ गया, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मैं रुक करके समझा सकूं, लेकिन फिर भी आपसे पूछता जा रहा हूं। सेकंड पॉइंट सुनिएगा, हम लोग जब ट्रेस की बात करते हैं तो 2-3 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को भी जरूर याद रखना। अगर कभी भी ट्रेस के अंदर A प्लस माइनस B लिखा है तो ये अलग अलग हो सकते हैं, ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस ट्रेस ऑफ B, सही है। पॉइंट नंबर 3 पे आ रहा हूं। ट्रेस के अंदर कभी भी अगर कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ट्रेस वैसे ही रहेगा, राइट है। पॉइंट नंबर 4, अगर बाय द वे ट्रेस AB निकाला जाए या ट्रेस BA निकाला जाए, एक ही बात है, राइट है। A डॉट B और B डॉट A भले अलग अलग हो लेकिन उनका ट्रेस सेम आएगा, ठीक है ना। ये तीसरी बात। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे पहली जरूरत की चीज थी वो हमने ट्रेस के नाम पे निकाल ली। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करी जाए, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली 2 बड़ी बड़ी चीजों में डिवाइड होती है। बड़े ही ध्यान से सुन लेना क्योंकि कॉपी तो इसके बाद में लगातार आप कर ही लेंगे। पहले नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स में जो सबसे काम की चीज है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, राइट है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर भाई तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करी जाए तो सेकंड नंबर पे दूसरी जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
सही है। अगर बाय द वे डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उम्मीद है डायगोनल मैट्रिक्स को, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे दिखाते हैं DAIG और यहां लिख दिया D1 D2 D3। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि आप जब मैट्रिक्स में जिसे अरेंज करेंगे तो ये लिखेंगे D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट काम करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा ऊपर और नीचे के ट्रायंगल के 0 0 होते हैं। क्या आप ये पहली चीज समझ गए? इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को शो ऐसे करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे, आप ऐसा समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी एक काम की चीज को जरूर समझ के चलना, ठीक है ना। एक एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है ना, एक एलिमेंट को छोड़ करके, ठीक है ना, सब 0 हो सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि डायगोनल के अंदर 0 नहीं आ सकता, डायगोनल में भी 0 आ सकता है, बट ये नहीं कि सब में 0 लगा दिया, लो सब डायगोनल आ गया, फिर तो नल बन जाएगा। तो याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स में किसी एक एलिमेंट को छोड़ करके रेस्ट डायगोनल एलिमेंट्स में भी 0। क्या आप ये बात समझ गए? पहला पॉइंट ये तो हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में भी दो बातों को और ध्यान रखना। डायगोनल मैट्रिक्स में भी दो काम की चीजें कौन कौन सी हैं? पहला स्केलर मैट्रिक्स, सही भाई, स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरे नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल साहब, ये इतनी फटाफट समझने वाली चीज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए साहब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करी जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो मैं आपके सामने I3 लिख रहा हूं। I3 के टाइम पे आपको सबको पता है इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सही है भाई। अच्छा, वैसे ही I2 भी हो जाएगा, लेकिन I1 नहीं होता दुनिया में, सही है ना, क्योंकि I1 अपने आप में स्क्वायर तो हो जाएगा लेकिन डायगोनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायगोनल के लिए 0 की प्रेजेंस जरूरी है। तो I1 होने पे सिंगल एलिमेंट आएगा तो वो बेकार हो जाएगा, तो इसलिए I2 के आगे ही चलती है हमेशा। एनीवे, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो क्या कि यहां पर स्केलर कोई और क्वांटिटी भी हो सकती है, दैट इज A0 0 0 A0, अगला 0 0 A। क्या ये बात पकड़ में आ गई? ये स्केलर मैट्रिक्स है, यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, ये स्केलर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। काम की बातों में अब इधर आ जाते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर बात करिए तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने हमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। एक है अपर ट्रायंगल और अगला है लोअर ट्रायंगुलर। ये उल्टे चलते हैं, ध्यान रखना, सही है ना। अपर ट्रायंगुलर की बात करी जाएगी तो लोअर ट्रायंगल 0 होगा। इसका मतलब क्या? इसका एग्जांपल देखते ही समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ABC, ठीक है ना, 0 DE, ठीक है, 0 0 F, सही है ना। जब मैंने अपर ट्रायंगल लिखा तो देखिए साहब, नीचे के ट्रायंगल के एलिमेंट 0 पड़ गए, और जब मैं लोअर ट्रायंगल लिखूंगा तो अब ऊपर के ट्रायंगल के एलिमेंट 0 हो जाएंगे। जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूं तो इट विल बी A0 0, है ना, BC 0 DEF। पकड़ में आ गया आपको? ऐसे चलेगा, कहानी एक एक करके। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई बहुत भयानक बात है, एक यहां तक ही पानी पकड़ में आ गई होगी। अच्छा, पहले आप यहां तक कॉपी कर लें, फिर इसके आगे चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर नहीं, I1 इसलिए नहीं होगा कि 0 नहीं होगा उसमें। I1 के टाइम पे, I2 के टाइम पे क्या होगा? I2 ऐसा दिखता है 1 0 0 1। अगर आपने I1 ले लिया तो सिंगल 1 होगा, तो डायगोनली हुआ ही नहीं ना। एनीवे, इसका मतलब ये कि कल को ऐसा भी हो सकता था कि आप मेरे को कहते कि सर मैंने अगर यहां 0 और यहां 0 कर दिया तो क्या डायगोनल नहीं मानेंगे? तो मैं मानूंगा, लेकिन तीनों नहीं कर देना आप 0। कल को आपने इसको भी 0 कर दिया तो फिर नल में चला जाएगा, डायगोनल में नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, एनीवे, अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा फटाफट से। नहीं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, हाँ, वो डिफरेंट आइडेंटिटी भी हो सकती है। हाँ भाई, अगले लिखिए फटाफट से, एक रिमार्क के अंदर लिखिएगा। रिमार्क में पहला रिमार्क, अ डायगोनल मैट्रिक्स, द डायगोनल मैट्रिक्स इज, the diagonal matrix is lower and upper triangular both. The diagonal matrix is lower and upper triangular both. Lower and upper triangular both. The diagonal matrix is lower and upper triangular both. लिख दिया? हाँ भाई, इसी के अंदर सेकंड पॉइंट पे लिखेगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस in diagonal matrix
इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम कितने जीरो तो लगाऊं ही, इतना तो लगाऊंगा, माने इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता। वो समझने के लिए आपको ऐसे समझना है कि देखिए साहब, ये डायगोनल एलिमेंट है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, हमारे ये जितने भी डायगोनल ट्रायंगुलर चल रहे हैं सब स्क्वायर है। सब क्या है? स्क्वायर। इससे पहले कि आपको पहले भूल जाओगे कि स्क्वायर क्या होता है, उसको दिखाने के लिए अपन एक काम करते हैं, स्क्वायर लेके चलते हैं। 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई। ये कितने भाई, कितने का? 3। इसको 3 ऑर्डर का बोलते हैं। टोटल एलिमेंट गिनो, मतलब 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये कि अगर ये n क्रॉस n है तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। टोटल एलिमेंट्स आर n स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं। अच्छा, अब आप एक बात और सोच लीजिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट है इसमें, जरा गिनिए। 3। तो इसमें कितने होंगे? n। इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो आप ये समझ जाएं कि बीच में हमेशा n एलिमेंट होते हैं n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये पकड़ में आ गई। अच्छा, अब मैं अगली बात लिखता हूं, जितने ऊपर होंगे क्या उतने ही नीचे होते हैं या अलग अलग होते हैं? ऊपर 4 नीचे 3 हो सकते हैं क्या? इसका तो दोनों बराबर है। लेट्स से इट इज x। कितना? x। ये बात आपके समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए टोटल कितने एलिमेंट हुए? अरे x प्लस n प्लस x कितने हुए? x प्लस 2x प्लस n। ये बात आप समझ गए? तो आप ये समझ जाइए कि आपने इनडायरेक्ट वे में समझ लिया कि x प्लस n इज इक्वल टू n स्क्वायर। हाँ या ना? अगर आपने ये बात समझ ली है तो अब ये एक जो मैं आपको जो नकली लेके चल रहा था इसको तो हटा दूं। इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि x इज इक्वल टू में कितना? n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। यहां तक बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब ये कि इस ट्रायंगल में कितने एलिमेंट है? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इसमें कितने? अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि डायगोनल में कम से कम कितने जीरोज, कितने जीरोज तो होने ही चाहिए। हाँ बताइए कितने होने चाहिए? ये पूरा जीरो होना चाहिए डायगोनल होने पर, हाँ या ना? ये भी पूरा जीरो होना चाहिए। अरे डायगोनल होने पे ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसका मतलब n स्क्वायर माइनस n बाई 2 ऊपर जो जीरो होने चाहिए और n स्क्वायर माइनस n बाई 2 नीचे जीरो होने चाहिए। तो टोटल कितने होने चाहिए? n स्क्वायर माइनस n। नहीं आया समझ में? अब देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, इससे हमारे बहुत सारे काम सधेंगे। जो हमने ये पहले से बना के रख लिया ना, ये बहुत काम आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, कम से कम मुझे कितने जीरो की तो जरूरत है ही, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों ट्रायंगल के अंदर जीरोज की जरूरत है। तो कहना मतलब दैट इज 2x। और अगर ये 2x है तो 2 इंटू में n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इतने जीरो तो मुझे चाहिए। क्या आपने ये बात समझी? अब मान लीजिए क्वेश्चन में इसने ये ना देकर के ये पूछ लिया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, भाई सीधी सी बात है, आंसर होता n स्क्वायर माइनस 1। और लॉजिक बहुत सिंपल है, सारे एलिमेंट ले आओ, जीरो बना दो, एक को छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने उसे भी जीरो बना दिया तो नल हो जाएगा। तो कहना मतलब ये है कि डायगोनल के एक एलिमेंट को छोड़ करके, डायगोनल के एक एलिमेंट को छोड़ करके, सही है, एक एलिमेंट को छोड़ करके, सही है भाई। अच्छा, बाकी अगर देखा जाए टोटल एलिमेंट है, ये बात आप समझ गए, टोटल एलिमेंट्स। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4। इसी के अंदर एक चौथा क्वेश्चन और क्रिएट करते हैं, राइट है। छोटा सा क्वेश्चन है, किसी ने पूछा कि मैक्सिमम कितनी एंटिटीज या फिर कितनी एंट्रीज हो सकती हैं। जैसे पहले एक छोटा क्वेश्चन ये भी है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने जीरोज की तो कम से कम जरूरत होती ही है। कम से कम कितने जीरो तो चाहिए किसी भी ट्रायंगल में। अरे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या तो मुझे इस सेट में जीरो चाहिए या मुझे इस सेट में जीरो चाहिए। क्या आप ये बात समझ गए? तो कितने जीरो तो चाहिए, x जीरो तो चाहिए, उससे कम में तो काम नहीं चलेगा। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरोज x जीरोज तो चाहिए। और x जीरोज का मतलब हो गया n स्क्वायर माइनस n बाई 2। कितने जीरो तो कम से कम लाना ही पड़ेंगे, नहीं तो ट्रायंगुलर ही नहीं बनेगा। मान लो इनमें से भी आपने कहा नहीं एक जीरो हटा करके अपन 7 लिख देते हैं, फिर ट्रायंगुलर नहीं बचा। ट्रायंगल माने पूरा एक ट्रायंगल जीरो से भर दो बस, x जीरो तो चाहिए। सही है, आप लिखते जरूर चलना आप, है ना, क्योंकि अपन ऑलरेडी, मेरे को अभी ध्यान आया कि हम लोग पहले ही ऑलरेडी वो आपके कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के अंदर अपना टाइम स्पेयर कर चुके हैं भाई, ठीक है। फिर ये ऐसा बाहर कोई गिनता नहीं है भैया, पहले बता दूं,
कि ना हम लोगों ने मौका दिया दूसरे को कि भाई आपका कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब लोगों के लिए यही है कि आपको टाइम, इतना टाइम दिया गया था, इतने टाइम में खत्म करना है, ठीक है, बी प्रोफेशनल इनटू दिस। हाँ भाई, तब तक मैं इस पे आता हूं। पॉइंट नंबर 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, ठीक है ना, इन एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ मैं वेट ही कर रहा हूं भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, टोटल डायगोनल के एक एलिमेंट को छोड़ के, माने उस वन को हटाया अपन ने, टोटल एलिमेंट्स माइनस डायगोनल के एक एलिमेंट को छोड़ करके हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस लिख लें। आप उस पर जाए, किसी भी ट्रायंगुलर है, अच्छा ये पहली बात आप ये समझे, ये इसका क्या मतलब है, ये डिस्टिंक्ट एंट्रीज का क्या मतलब है। जिन्हें यही नहीं समझ में आया वो बड़े ध्यान से जरूर सुन लेना इस बात को। देखो भाई, मैं आपके सामने एक बेसिक खाका तैयार कर देता हूं कि आपको पहले ये याद आ जाए, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसमें n एलिमेंट होते हैं, हाँ या ना। अगला ये कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट आप बीच में भरोगे ना, वो सारे अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग होने चाहिए कहने का मतलब एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए। और यहां पे टोटल कितने एलिमेंट भरे जा सकते हैं, n। तो ये अगर n एलिमेंट हैं तो n डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो इसमें भर लिए, इसके अंदर सारे के सारे जो भी मैंने भरे, कितने भरे, n भरे, और सारे के सारे अलग अलग भरे। जैसे अगर बाय द वे किसी में 1 लिखा तो अगले में 7 लिखा, अगले में 22, अगले में -3, अगले में +4, कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं रिपीट किसी को नहीं करूंगा। n के n एलिमेंट, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। पहले तो आप इस पर राजी हो जाओ कि हाँ साहब n आ गए, सारे के सारे अलग हैं। अब देखिए, ट्रायंगुलर या तो अपर होगा या लोअर होगा। लेट्स से कि हमारे ये वाले ट्रायंगल में एलिमेंट्स हैं, तो अपर में क्या होगा, जीरोज होंगे, हाँ या ना। जीरोज कितनी एंट्रीज हैं, एक। ये बात आपके लिए मेरे को जरूरी है समझना आपकी, मैं आपको यही देख रहा हूं कि आप ये बात समझ गए, जीरो एक ही एंट्री है। क्योंकि हमने नीचे से जब वो ऊपर ट्रायंगल भरने जा रहा था तो हमसे लिखवा के गया था कि वो सिर्फ जीरो भर के आएगा, इसका मतलब वो सिर्फ एक ही एंट्री करके आएगा जिसका नाम जीरो है। तो इसका मतलब ये कि ऊपर आपको पता है कितनी एंट्रीज हुई, n² - n/2। कितनी एंट्रीज हुई, n² - n/2, और सब किससे हुई, जीरो से, माने एक ही एंट्री हुई सभी जगह पे। तो आप ये बात समझ गए। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हुई, इसमें एंट्री हुई कितनी, एक। इसमें टोटल एंट्रीज हुई n² - n/2, बट वो सब कितनी हुई, एक एंट्री हुई है। क्या आप ये यहां तक पकड़ गए, एक ही एंट्री हुई है, कौन सी वाली, जीरो। यहां सारी की सारी कितनी हुई, अभी तक मेरे पास n+1 तो आ गई है। अब रही बात ये, इसमें कितनी डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंट्रीज होंगी, इसमें होगी n² - n/2, अलग अलग एंट्रीज। तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टिंक्ट एंट्रीज। क्या ये बात पकड़ में आ गई। और अगर ऐसा हो गया तो टोटल एंट्रीज कितनी हुई, टोटल एंट्रीज इज इक्वल टू में n² - n/2 + n+1। एलसीएम कैल्शियम तो ले ही लोगे, कर लेंगे आगे, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाँ भाई, एक सबसे बेसिक चीज जिसके ऊपर हमारे को बात करनी थी, सबसे बेसिक जो सबसे जरूरी है, कि हमसे ये जीरो बहुत पूछ सकता है वो। हाँ भाई नेक्स्ट आइए। अगला क्वेश्चन है, इफ a + 2b इज इक्वल टू 1 2 0 6 - 3 3 5 3 1, राइट है, एंड 2a - b इज इक्वल टू 2 - 1 5 2 - 1 6 0 1 2, ठीक है ना भाई। देन अगला कहता है TRA - TRB। बहुत सिंपल क्वेश्चन।
फर्स्ट पॉइंट है a प्लस 2b की वैल्यू दे रखी है, अगले में 2a माइनस b की वैल्यू दे रखी है। हाँ आंसर आ गया, वेरी गुड। हाँ भाई, बना किसी का? देखिए साहब, पहला बनाना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है। मैं आपसे पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप मेरे को पहले क्वेश्चन का जवाब दो। आप में से कितने लोग इसका ट्रेस बता सकते हैं? ट्रेस माने क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का जोड़, सही ना भाई? इन तीनों को जोड़ सकते हो, कितना आया? -1। अब आपके सामने मैं दूसरी चीज पूछता हूं, ट्रेस ऑफ 2a माइनस b। इसका मतलब समझे आप? इसका ट्रेस मतलब इन तीनों का सम, इसका और इसका सम कितना आया? 3। तो आपको ट्रेस निकालना आ गया। सबसे दुनिया का सबसे आसान काम होता है ट्रेस निकालना, जोड़ नहीं तो होता है, हो गया। लेकिन अब प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ट्रेस में मैंने आपको सिखाया था कि अगर बीच में प्लस हो तो अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, ट्रेस ऑफ a प्लस 2 ट्रेस ऑफ b। ये 2 क्यों बाहर आ गया? क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ सकता है। तो ट्रेस ऑफ a प्लस 2 ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1। सिमिलरली 2 ट्रेस a माइनस में ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू कितना? 3। एक काम और डन हो गया। अब जल्दी से एक और बात सोच के जवाब देना, घटाना बटाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सही भाई? तो आप देखिएगा ट्रेस ऑफ a प्लस में 2 ट्रेस b इज इक्वल टू -1। इसको लिखा 4 ट्रेस a, ठीक है, माइनस में 2 ट्रेस b इज इक्वल टू कितना? 6। आइए ऐड करिए, ऐड करते क्या हुआ? ये दोनों कट गए। 5 ट्रेस a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ट्रेस a इज इक्वल टू 1, ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू बेहतरीन -1, पक्का? तो ट्रेस ऑफ a ट्रेस ऑफ b आ गया। अब सामने वाला चाह रहा था ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, बोले तो कितना आंसर बोलो? 1 माइनस -1, बोले तो 2। आइए अगले पे आइए, ठीक है। ये ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, ट्रेस के बारे में बात होगी प्रॉपर्टीज के साथ। हाँ भाई, अगली बात हम नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। क्वेश्चन में इफ कैपिटल A इज इक्वल टू दे रखा है aij, ठीक है ना, और साथ में दे रखा है aij इज इक्वल टू में aij इज इक्वल टू में गिवन है i ब्रैकेट में दे रखा है 2012 प्लस स्मॉल i, ठीक है ना, माइनस i राइट है भाई? कब? जब i इक्वल टू j, ठीक है, और 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। अच्छा, दूसरी तरह से दे रखा b इज इक्वल टू में दे रखा bij, ठीक है ना, साथ में bij के बारे में अगला डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दैट इज j 2016 प्लस j, ठीक है ना, प्लस j प्लस 3 व्हेन i इक्वल टू j, ठीक है, एंड 0 when i is not equal to j। सही है? क्वेश्चन वाला आगे बोलता है देन 1/10 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ b इनवर्स, ठीक है, माइनस में 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a इनवर्स, ठीक है ना भाई? हाँ भाई, ये 2012 प्लस i और ये i ये 2016 प्लस j प्लस 3, सही है? अगले क्वेश्चन में आओ फटाफट से। क्वेश्चन लिख लिया, आइए सॉल्यूशन की तरफ भागें। हाँ भाई, इसमें एक चीज और रखी ना आपकी, क्वेश्चन अभी भी अधूरा है, ठीक है ना? रुको, आगे काम की बात तो सुनो। वेयर, अभी आपके काम की चीज एक्चुअल में ये आपके अभी करंट में जो चैप्टर हो रहा है, हो गया क्वेश्चन? अच्छा, xn अपॉन में
x टू द पावर 2013 प्लस 1, ठीक है ना, डॉट dx, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना भाई। मैं एक मिनट के लिए सारी चीजें गिन दूं। हाँ, b के लिए क्या बताएं? हाँ, b इनवर्स लिखा है, ठीक है। ये भी 3x3 है, इट इज ऑल्सो 3x3, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम कहां आ रही होगी भाई? क्वेश्चन देख लिया हमने ना। आई एन इज इक्वल टू में देख लीजिएगा वापस से 0 से लेके 1 तक, एक्स एन अपॉन में x की बार 2012 माइनस 1 डॉट dx, ठीक है। और दूसरे वाले में जे एन इज इक्वल टू दे रखा है एक्स एन अपॉन में इतना, बाकी देख लेंगे बाद में, ठीक है। पहले इस पे आ जाए अपन, है ना। हाँ भाई, हाँ करना भी है, ठीक है। अब जरा इस पे देखो, दिखने में ये अब आपके लिए दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन हो गया, जो करंट में चल रहा है उसका प्लस इधर वाले की बात। ये 0 1 नहीं रखा जाए तो मैं रख दूंगा लास्ट में, आप तो इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। आप तो इस पे आगे दिमाग लगाओ, कहां भी क्या बुद्धि लगा रहे हो। ऑब्वियस ही बात है, सिर्फ डायगोनल में आएगा नंबर 1, क्यों? क्योंकि बाकी सब तो 0 है ना, i इज नॉट इक्वल टू g होते ही। तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रेस वगैरह सबका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, पिछला चैप्टर अगला चैप्टर सब में लाके। अगर बाय द वे इसकी बात करी जाए तो सबसे पहले मैं दौड़ रहा हूं aij की दुनिया में। देखा, आपको पता होगा aij में भी आपको कुछ निकाला नहीं है, एक तो 0 है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालना आए ना आए वो बाद में देखेंगे, पहले लिख तो लें। i में लिखना है 2012 प्लस i, श्योर, माइनस आई, सही भाई। अब एक बार अगली देखते हैं क्या हम in में n की जगह ये रखने में समर्थ भी है या ये भी पॉसिबल नहीं है। in देख लिया हमने, in में आपको क्या रखना है सोच लिया, n की जगह पर ये वैल्यू रखनी है, रख दो। अगर मैंने n की जगह ये वाली वैल्यू रखी तो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x टू द पावर 2012 प्लस i, सोच लिया आपने, अपॉन में नीचे कितना x टू द पावर 2012 प्लस माइनस का 1, सही है, माइनस आई भी लिख रहा हूं, आई लिखते हैं, यहां पे भी आई हो गया, यहां कुछ नहीं हुआ। तो आपको पता चल गया फाइनली। अगर आप समझदार है तो लाइन बचा लो। हवा में आ गया, अरे आराम चलो, एलसीएम तो सेम ही था, वो एक टिंग की आवाज आई थी मेरे को लगा है ना मदरबोर्ड चला गया, ठीक है। अरे ये बात समझ में आई, अब दोबारा सुनना। अरे मजाक की बात नहीं, सीरियसली मेरे को ये मैंने कहा गया भाई, x की पावर i कॉमन, अंदर तो बचा वो कट गया, सोच लिया आपने। अगर xi है तो xi का आ जाएगा x टू द पावर i प्लस 1 अपॉन i प्लस 1, सोच लिया। इंटीग्रेशन में 0 to 1 रख दो, अगर मैंने 1 रख दिया तो 1 अपॉन किसकी जगह, किसकी जगह 1 रख रहे हो, x की जगह, तो 1 अपॉन i प्लस 1, सोच लिया। और x की जगह 0 रखने में 0, तो 1 अपॉन i प्लस 1 आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आई? दैट इज aij। अगर aij आ गया तो आप में से कई लोगों को अब मैं a दिखा देता हूं, a की वैल्यू हो जाएगी बड़े शानदार शब्दों में 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4। लीजिए साहब, a आ गया। अभी भी नहीं आया? क्वेश्चन जितना डरावना था उतना नहीं है, आप थोड़ा बेसिक से मिला के खेलोगे ना तो दिखेगा। अच्छा चलो bij पे बात करते हैं। bij इज इक्वल टू ले रहे हैं अपन लोग कितना, ये थोड़ा गंदा सा था, j 2016 प्लस j प्लस 3, श्योर है, इज इक्वल टू में। अब आ जाओ भाई j n पे आओ, मतलब मेरे को n की जगह पे 2016 प्लस ये लिखना है j, ठीक है भाई। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x टू द पावर 2016 प्लस j, सही है भाई। एक तो नाम भी अजीब सा j, ठीक है। अपॉन में कितना, अपॉन में x टू द पावर 2013 प्लस 1, श्योर। अच्छा, और प्लस लिखना है, प्लस में j प्लस 3, ठीक है ना भाई, x टू द पावर j प्लस 3 डॉट dx कर दो। क्या आपको लगता है कि x टू द पावर j प्लस 3 दोनों कॉमन दे रहे हैं? अंदर क्या बचेगा, x टू द पावर 2013 प्लस 1 कट गया, तो फाइनली हमारे पास में इंटीग्रेशन में रह गया 0 to 1 x टू द पावर j प्लस 3 डॉट dx कर दूं। इसका मतलब x की पावर में फाइनली आंसर आ गया j प्लस 4 डिवाइड बाय j प्लस 4। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1 अपॉन j प्लस 4, 0 और 1 रखने पर। अब आप बताइए हमारे पास में bij मतलब तो b मैट्रिक्स b आ गया, मैट्रिक्स b आ जाएगा कितना 1/5 0 0
0 1/6 0 0 0 1/7। अच्छा बताइए इसका अपने को एक का ट्रेस निकालना था, कोई सोच सकता है ट्रेस, इसका ट्रेस, इसका ट्रेस सोच लेंगे ना, इसका ट्रेस माने इन तीनों का सम कर सकते हो। अच्छा एक और छोटी बात, इसमें अगले ने ए इनवर्स पूछा है, हाँ या ना, एनी आइडिया ए इनवर्स में और इसमें क्या फर्क होगा? हालांकि ये थोड़ा सा आगे की चीज है, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं, इसका इनवर्स का मॉड और इसका इनवर्स का ट्रेस और इसका ट्रेस सेम आता है, ठीक है ना। ये आगे आने वाले टाइम में आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये भी पॉसिबल है, वो ए इनवर्स की प्रॉपर्टीज में आएगा ना भाई, ए इनवर्स अभी थोड़े ना पढ़ा है आपने, ठीक है ना। उसी तरह से जो इसका डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है, तो आप ये इसके नीचे 2 लाइन का गैप छोड़ दीजिएगा, आगे चलिए फटाफट से कॉपी हो जाए, ठीक है। फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करें, पहले ही मैं ऑलरेडी इसके है ना पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगा गया हूं। अगले बात जाओ फटाफट से, ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में मेरे को ये बात लिखनी पड़ रही है, ठीक है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। पहले मेरा हो गया टाइम, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आ जाओ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहली बात, आप में से सभी बच्चों को पता होगा, हम लोग मुंह फाड़ करके सारे मैट्रिक्स नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ वही मैट्रिक्स आपस में जुड़ते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप किसी भी ऑर्डर को किसी भी ऑर्डर के साथ ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, a प्लस बी लिखते टाइम पे ये बात अपने आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाती है, ऐसे लिखा जाता है, इसे समझिए आप। हालांकि मैंने ये बात बोली लेकिन लिखी मैथ्स में ऐसी जाती है, क्या आपने ध्यान से देखा? ये चीज जब ऐसे लिख रहा हूं मैं इस चीज को है ना, हालांकि मैंने इसमें एक स्टेप हटाया, शायद मैं उसको और ऐड करूं तो आप और अच्छे समझ जाएंगे कि मैंने वही जो मैंने बोला वो मैं लिखा। मैंने लिखा है ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन इज इक्वल टू में सिंगल मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। क्या आप ये समझ गए? मैंने इनडायरेक्ट वे में बोल दिया ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर की चीजें जुड़ी है, नंबर 1, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, ठीक है, आप नाम आप दोगे, रेडी? क्या आप मेरे को बताओगे ये कम्यूटेटिविटी में आता है या एसोसिएटिविटी में आता है? अगर मैंने बोला a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बिल्कुल सही बोले आप, कम्यूटेटिविटी सही है। अगले पास जाओ, थर्ड नंबर पे आते हैं, एसोसिएटिविटी, ठीक है ना भाई। हाँ भाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड। हाँ भाई, अगला कैंसिलेशन लॉ, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें भाई? क्या ऐसा है जो सीखा रहा है? कुछ भी नहीं इसमें। अगर कभी भी a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी दिया हो तो a से a हटा करके b इज इक्वल टू सी बोला जा सकता है, ठीक है ना भाई। अगले पे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या आप ये बात जानते हैं कि किसी स्केलर माने किसी कांस्टेंट की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करी जाए तो इसका मतलब हम लोग किसी एक रो किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे या सबसे? यही बेसिक फर्क भी है इसके बीच का, ठीक है ना। फटाफट आइएगा और लिखिएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में व्हेन ए कांस्टेंट, आप राइटिंग मत संभालिए प्लीज, है ना। ये चीजें जहां मैं आपको खुद चल करके खूब समय दूंगा, ठीक है। लिखेगा व्हेन ए कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, when a constant is multiplied to a matrix, when a constant is multiplied to a matrix, it is multiplied, when a constant is multiplied to matrix, it is multiplied to each element of matrix, ठीक है। it is multiplied to each element of matrix, लिख दिया आपने, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लिख दिया तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था कि इफ a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन हम लोग इसे बोलते हैं के ए, और अगर के बोल दिया तो इट इज के ए आई जे हो गया। मतलब मैं मैट्रिक्स में ए आई जे माने एलिमेंट के पास ले गया हूं, और ए आई जे माने सारे एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर नहीं, मैंने सबके साथ में बात कर दी है। इसी चीज को कोड में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब मैथ्स में ऐसे लिखा जाएगा। बी पॉइंट आता हूं, बी पॉइंट में ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बोल चले आपसे कि वेदर इट इज ट्रू और रॉन्ग, कि D1 D2 D3 करके आप समझ गए कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल। डायगोनल माने कौन सा वाला?
जिसमें डायगोनल होते हैं बाकी सब 0 0। उसकी अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं भाई डायगोनल इट इज KD1, KD2, KD3। बस इस पे आ जाइए, अगले पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मेरे से शायद कोई एक क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। एक मिनट, मैं मल्टीप्लीकेशन से पहले एक क्वेश्चन कराना चाह रहा था, एक सेकंड जाने दीजिए, मल्टीप्लीकेशन पे आ जाएगा। हाँ भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना। कोई खास बात जो आपको स्ट्राइक करती है डिटरमिनेंट और इसमें सिर्फ रो इनटू कॉलम होता है, बिल्कुल। तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा रो इनटू कॉलम, ताकि आपको स्पेशली याद रहे कि इसमें सिर्फ रो इनटू कॉलम काम करता है, ठीक है ना भाई, रो इनटू कॉलम। अच्छा, क्या आपको याद है प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई? इसे बोलते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू में, कल को किसी ने आपको दे रखा है AIJ M क्रॉस N एंड B इज इक्वल टू में दे रखा है किसी ने BIJ, ठीक है ना, N क्रॉस P, देन A डॉट B इज पॉसिबल। याद आया आपको? इसका कारण है कि इसका जो पोस्ट मल्टीप्लायर है और इसका जो प्री मल्टीप्लायर है सेम है। सही है भाई। इसे दुनिया वाले बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो ऑफ बी। सही है भाई, ए डॉट बी। सही भाई। जिस दिन इन दोनों का मैच, ये दोनों चीजें मैच होती हैं, उसी दिन ए डॉट बी फॉर्म होगा, अदरवाइज ए डॉट बी बनेगा ही नहीं। सही है। अब इसमें जो सबसे सिंपल चीज है ना, जो मल्टीप्लिकेशन में एक टीचर को मुझे लगता है सबसे पहले जिस पे बात कर लेनी चाहिए, ठीक है ना, एक खटाखट से एक मेरे को एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दो ताकि अपन फ्री हो जाए। भाई कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां दे रखा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, आपको मेरे को बताना है ए अल्फा स्क्वायर। फटाफट बताइए, कर लोगे? आप जल्दबाजी मचा रहे हो। आप तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका 1 आंसर होता तो मैं बोल देता हाँ सही है। टाइम वेस्ट मत करो, आप ऐसे आंखों में देख करके करने लगे हो। इतना बढ़िया सुरमा लगाया क्या है? हाँ, ऐसे देख रहे हो जैसे आप देख देख के कर दोगे, ठीक है। यूं देखा, आ गया आंसर। अब क्या है वो तो बताओ, ठीक है। अरे भैया करो, टाइम वेस्ट नहीं करने का। अरे रुकना बेटा, एक मिनट, तेरी वजह से सब लिख लेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। ये करेंगे नहीं, इनको कम से कम 2 का तो मल्टीप्लाई करवा लो, 3 का तो नहीं करेंगे पक्का। मल्टीप्लाई कीजिए, आप सीरियसली मल्टीप्लाई कीजिए, खराब नहीं करना अभी आप, नहीं तो मैं आपका एक क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा इसी में, है ना। इसलिए आप इसे कर लेना सीरियसली। हो गया? प्रेशर में ही सही, आप करो तो सही कम से कम। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड इट इज बीन मल्टीप्लाइड विद कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। याद है ना, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई। जिस दिन इससे मल्टीप्लाई हो गई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बोले तो कॉस 2 अल्फा, फिर इसकी अगले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और वो जुड़ेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। फिर इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बोले तो माइनस साइन 2 अल्फा, और इधर भी कॉस 2 अल्फा। चलो ये बात तो आपने डन कर दी, लेकिन मेरा टारगेट तो कतई ये नहीं है, ठीक है ना। मैं तो इस मामले में आपसे एक कदम आगे ही रहूंगा। मुझे जो चीज सिखानी है वो ये कतई नहीं है कि मैं आपसे इतना सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराऊं। मैं आपको ये जानवाना चाहता हूं कि आप ये समझिए, अगर कल को ऐसा हो जाए तो आप में से कई लोगों को अब ये भी मैं पूछ सकता हूं कि ए क्यूब का मतलब क्या होता है। तो कई बच्चे बोलते हैं ए इंटू ए, ए क्यूब कैन नॉट कम डायरेक्टली, दैट विल ऑलवेज कम आफ्टर ए स्क्वायर। तो आपको ए स्क्वायर निकाल लिया तो यू विल से ए स्क्वायर अल्फा इंटू ए स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इंटू ए अल्फा, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा। यही है ना भाई, माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा।
इंटू में कितना कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये फिर से एक सही पीरियड में आ गया अपन। अब बताइए इसकी मल्टीप्लाई जिस दिन इससे हुई, मैं पहली लाइन पूरी लिखूंगा, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा श्योर माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। क्या ये बात पकड़ में आ गई? अच्छा, जिस दिन इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई उस दिन ये बना कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा श्योर। देखिए साहब मैंने ये लिख दिया। अब आप में से सबको पता होना चाहिए कटेगा नहीं, ये जुड़ेगा। राइट नाउ इट इज कॉस 3 अल्फा और ये बन गया, ध्यान से देखिएगा भाई, क्या हमने देखा इसको, साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, इट इज साइन 3 अल्फा। उम्मीद है आप में से कई लोग आगे की चीजों को आइडिया लगा सकते हैं। इट इज माइनस साइन 3 अल्फा कॉस 3 अल्फा। आपको समझ में आ गया? कितने लोगों को यह बात पकड़ में आ गई कि क्वेश्चन पूछने वाला एक्चुअल में क्वेश्चन ना तो ये पूछता नहीं ये पूछता, वो आपसे पूछता कि फाइंड पावर n और नीचे आपके ऑप्शन में लगा देता। और पावर में जब भी 1 या 2 या 3 से ज्यादा हो तो ऑलवेज चेक पैटर्न। जहां मल्टीप्लाई हुई वहां साथ में क्वेश्चन को भी संभाल लो हमेशा। जैसे वो पूछ सकता था a की पावर 77, तो आंसर होता cos 77 अल्फा sin 77 अल्फा माइनस sin 70, क्योंकि आपने पैटर्न पकड़ लिया कि जब a स्क्वायर होता है तो यहाँ 2 2 आने लगता है, जब क्यूब होता है तो यहाँ 3 3 आने लगता है। तो अब आप सोच गए कि यहां पर क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन कितना छोटा होगा, देखो a टू द पावर a अल्फा टू द पावर n, लेकिन आपको करने में 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अब आप ये बात समझ गए, कंपटीशन सिर्फ इसका ही खर्चा कराएगा, देगा 2 क्रॉस 2, लेकिन पैटर्न चेक करवाएगा। पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले पैटर्न भी कोई चीज आ गई, समझ गए? मल्टीप्लिकेशन तो है ही एडजस्टेबल। अब आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करके लाएंगे या मैं दे दूं?